गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हो सब? कैन यू हियर मी क्लियरली? ओके, या ग्रेट। कादम्बरी, आफ्टर लॉन्ग टाइम। आप लास्ट क्लास में नहीं थे? विनीत भी नहीं थे ना लास्ट क्लास में? ओके स्टूडेंट्स, बिफोर बिगिनिंग, आज आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है इंटरनेट की, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे। तो अगर आपको कुछ टर्म या कोई वर्ड या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट सुनाई नहीं दे रहा है या मेरी तरफ से आवाज ब्रेक हो रही है, तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि वो मतलब कॉन्सेप्ट समझा नहीं, मैं दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है? बिकॉज इट्स रेनिंग हैवी। या एग्जैक्टली विनीत, बहुत बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ऐसे। सो यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी आ जा रही है, सो दैट इज फाइन, आई हैव चार्ज माई डिवाइस। बट अगर आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेट मी नो इन अ चैट बॉक्स। ठीक है? वी विल रिपीट दैट कॉन्सेप्ट। ओके, ऑल राइट। और जिन स्टूडेंट्स ने इसके क्लासेस मिस किए हैं, लास्ट 2 क्लासेस, ओके, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी पहले आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर आपको रिकॉर्डिंग में समझ नहीं आता है, ओके, 1 मोमेंट। ओके, अगर आपको रिकॉर्डिंग में समझ नहीं आता है, सो लेट मी नो कौन सा पार्ट आपको दोबारा से डाउट सॉल्व कराने हैं या रिवाइज कराना है। वी विल गो थ्रू दैट। ठीक है? ओके। इवन वैष्णवी वाज नॉट देयर नो इन द लास्ट क्लास। यस वैष्णवी, आप भी नहीं थे ना लास्ट क्लास में? आई थिंक वैष्णवी इज नॉट एबल टू हियर मी। Okay. Okay, thank you, Kadambari. So let us begin. I'm sharing my screen here. Sorry. I'll share this part of the textbook. Everybody can see the textbook here? Yes? ठीक है, ओके। सो कमिंग ओवर हियर, यहाँ पे हमने प्रीवियसली क्या किए थे? हमने प्रीवियसली कुछ टॉपिक्स किए थे। ये वाला पार्ट किया था, स्टेप्स इन बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। कुछ स्टेप्स है स्टूडेंट्स, और कुल मिला के 6 स्टेप्स है। सो दिस 6 स्टेप्स जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है? व्हाइल बैलेंसिंग एनी केमिकल इक्वेशन। तो ये स्टेप्स को आप एक बार रिकॉर्डेड वीडियो में देख लीजिए। अगर नहीं समझ आते हैं तो हम दोबारा से करेंगे, कोई बात नहीं इसके लिए। ठीक है? पर एक बार रिकॉर्डेड वर्जन देख लीजिए बिफोर यू कम टू मी विद योर डाउट्स। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो विद द रिकॉर्डेड वर्जन। ठीक है? इसके बाद हम आ रहे हैं, हमने ये सारे स्टेप्स करने के बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। 4 स्टेप्स है। ओके, सबसे पहले जो स्टेप में कहा गया है, फर्स्ट स्टेप, कि आपको केमिकल इक्वेशन को, वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमने केमिकल इक्वेशन में सबके सिंबल्स और फॉर्मूलाज यूज करके कन्वर्ट किया। सेकेंड स्टेप में आपको चेक करना है कि आपकी बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। बैलेंस है तो हम बैलेंस नहीं करेंगे, अगर नहीं बैलेंस है तो हम उसके सभी के एटम के नंबर्स जो है लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के, वो नोट डाउन करेंगे। उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या बताया गया था कि आपको हाईएस्ट नंबर, यहाँ पे ये बताया गया है, जिस कंपाउंड में हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स है, ओके, उसी को चूज कीजिए, तो बहुत इजी रहेगा बैलेंस करने के लिए। उसके अलावा आप उस कंपाउंड को अगर चूज करते हो लेफ्ट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से भी आपको हाईएस्ट नंबर वाले कंपाउंड को चूज करना है। उसके बाद आपको इनिशियली उसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। हम हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं लोएस्ट पॉसिबल नंबर से। ठीक है? ये करने के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर बाद में बैलेंस करके देखना भी है कि आपका बैलेंस हुआ या नहीं है। एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे एक और इक्वेशन मिलेगा। ठीक है? एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 के बाद आप 3 लेंगे, 4 लेंगे। आप डायरेक्टली हायर नंबर पे जंप नहीं करेंगे। ऐसा अगर करते हो तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस होगी और आपकी राइट हैंड साइड बैलेंस नहीं होगी।
बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये होने के बाद स्टेप 6 में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका फाइनल बैलेंस होगा और जो केमिकल इक्वेशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अब जो भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो स्टूडेंट्स, वो सबस्क्रिप्ट में नहीं रहेगा, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में नहीं रहेगा, वो आपका आगे आएगा। जब आप आगे लिखते हो तो ये 2 जो है 2, ये पूरे के पूरे कंपाउंड को अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये ना ही सिर्फ Na के लिए होता है, ये O के लिए भी होता है, H के लिए भी होता है। ठीक है, ये हमने देखा था। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा था, जो डबल एरो होती है, आधी एरो आगे आधी एरो पीछे, इसे हम रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, इसका मतलब ये कि आपके इस रिएक्शन से आपको ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल सकता है और ये साइकिल कंटिन्यू हो सकती है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो डिपेंडिंग ऑन केमिकल इक्वेशंस किस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये हमने देखा था। ओके, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, हमने ये एग्जाम्पल से देखा था। ये 3 एग्जाम्पल हमने कल स्टडी किए थे, मतलब लास्ट सेशन में। इन तीनों एग्जाम्पल से हमें पता चला था जो 2 चीजों को कंबाइन करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो ए और बी को कंबाइन करता है और दोनों मिला के एक नया सब्सटेंस बनते हैं जिसमें ये दोनों भी एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे कि ए बी, सी नहीं बनेगा, नया कंपाउंड नहीं, ए बी बनेगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, जहां पे आपका ए प्लस बी बनाता है ए बी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड बनाना। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका Mg plus O will give you MgO, NH3 plus HCl will give you NH4Cl. Likewise आपका CaO plus H2O will give you CaOH और हीट हो जाएगी आपकी टेस्टेड, या आपका कोनिकल फ्लास्क, हीट जनरेट होगी। ठीक है, हीट अप्लाई नहीं की है, हीट जनरेट हो रही है वहां पे। ओके, अब ये हीट जो जनरेट होती है, ये वाला हम रिएक्शन कुछ ही टाइम में देखेंगे, उसको क्या बोलते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर दूसरे टाइप का रिएक्शन हमने देखा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? ओ माय गॉड, यू डोंट नो चैप्टर्स नेम? कादम्बरी, okay, this is a chapter we are studying, chemical reactions and equation, chapter number 3. ये वाला चैप्टर है। कादम्बरी, where were you? I think you are not in touch with the books from quite a long time. ठीक है, anyways, प्लीज रिवाइज, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बेस आपको 10th में बहुत हेल्प करेगा। ओके, इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है 10th में, आपको बैलेंस करने होते हैं केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हमने देखा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, आपको नाम से ही पता चला रहेगा। डिकम्पोज करना मतलब उसको ब्रेक डाउन करना, यानी कि ये जो ए बी बना है ना, तो इस ए बी को ब्रेक डाउन करेंगे इसके ओन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के साथ, जैसे कि ए प्लस बी। ठीक है, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इजी टू अंडरस्टैंड, आपके पूरे कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेकअप करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद एवरीवन। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये एग्जाम्पल देखा था आपका ग्लूकोज का, जो कि शुगर मॉलिक्यूल है। जब आप शुगर को हीट करते हो, ठीक है, तो आपको कार्बन अलग से मिलता है और वाटर वेपर या फिर मॉइस्ट वाटर अलग से मिलता है। ये कहाँ से आता है? ये इसी के अंदर से आता है, तो इसमें हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने एक और एग्जाम्पल देखा था, सॉरी, जिसमें आपने कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स डाले थे, नीचे से हीट अप्लाई की थी, सिर्फ क्रिस्टल डाले थे, कुछ नहीं मिलाया था। इसकी जो वेपर है वो जाके इस बेंड ट्यूब में से लाइम वाटर के साथ मिक्स कर दी। जब ये लाइम वाटर के साथ मिक्स हो गई तो आपका वाटर जो है मिल्की बन गया। ओके, तो इस तरह से इसका रिएक्शन हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, जैसे आप वाटर मॉलिक्यूल को भी ऑक्सैलिक एसिड, ओके, ऑक्सैलिक एसिड को भी आप हीट करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन की गैस बनती है।
तो इस तरह से हमने ये 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का काम क्या है, ये क्या करेगा, ए बी को ब्रेक डाउन करेगा और बनाएगा ए प्लस बी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन, मतलब उसको ब्रेक करना। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? क्या हम आगे बढ़े? और ये है, ये जो बोल्ड में दिए हैं ये सारे केमिकल रिएक्शंस के डेफिनेशंस है, इसे आपको याद करना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ये बोल्ड में दिया गया है। ओके, हमने ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे कचरा पेटी के यहाँ पे देखा है, जो हमारे यहाँ पे कचरा पेटी होती है, गंदी स्मेल आती है। ओके, उसके बाद वेस्ट फूड मटेरियल अगर उसको ज्यादा टाइम रखा जाए तो वहां पे फंगस पकड़ता है, डिग्रेडेशन होता है ना। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये भी हमने लास्ट टाइम किया था, अपनी जगह छोड़ के किसी और की जगह ले। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ पे कंपाउंड है ए प्लस बी, ओके, और इसने अपना नया कंपाउंड बनाया, सॉरी ए बी प्लस सी डी। एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 कंपाउंड है, आपके पास ए बी कंपाउंड है और आपके पास प्लस सी डी को ऐड किया, ठीक है। तो आपका जो नया कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ए सी और बी डी, ऐसा, ठीक है। एक मिनट, जस्ट वेट, होल्ड ऑन। हाँ, आपका नया कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ए डी और बी सी। ओके, इस तरह से आपका नया कंपाउंड बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका ए है पॉजिटिवली चार्ज, बी है नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे सी है पॉजिटिवली चार्ज और डी है नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो आपका हमेशा ऑपोजिट के साथ ही अट्रैक्शन होगा कंपाउंड्स का, एलिमेंट्स जो है ऑपोजिट वाले इसके साथ अट्रैक्ट होंगे और नया बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ट्विस्ट है, ऐसा क्यों होगा, अपनी जगह छोड़ के किसी और की जगह क्यों लेगा, क्योंकि इनको जब ये रिएक्शन होता है तो केमिकल एक दूसरे को आइडेंटिफाई करता है कौन उससे स्ट्रॉन्गर है कौन उससे वीकर है। ओके, तो जो स्ट्रॉन्गर है तो वो जो स्ट्रॉन्गर है वो वीकर को डोमिनेट करके उसकी जगह लेगा, उनका बॉन्ड ब्रेक करेगा। ओके, सो जैसे कि ए डी बन गया और प्लस डी सी बन गया, इस तरह से स्टूडेंट्स नया कंपाउंड फॉर्म होगा। इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अपनी जगह छोड़ के किसी और की जगह लेना, यानी कि क्या बोलते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल विल रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। ओके, कभी कभी स्टूडेंट्स आपको डायरेक्टली ये रिएक्ट हो जाएगा उसके साथ और उसको आइसोलेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे थे, दिस इज योर जिंक और कॉपर के एग्जाम्पल में हमने देखा था प्रीवियस इसमें। तो आप एक बार वीडियो स्टूडेंट्स देख लीजिए सभी जन, ओके, एंड देन यू कैन कम विथ योर डाउट्स। इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन which takes place, sorry, the reaction in which the place of ion of less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of 2 ions, ये 2 अलग अलग ions is called as displacement reaction। स्टूडेंट समझ आ रहा है, इतना सभी को क्लियर है? जिन्होंने सेशंस मिस किए हैं, एवरीबडी? यस, नो, कुछ सुनाई दिया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया, क्या हुआ? यस, ओनली वेदांत has replied, कादम्बरी has replied, anybody else? ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाला कैसे फॉर्म होगा, आपका CuSO4 जो है एक्वियस सोल्यूशन, तो अभी Cu है आपका प्लस और यहाँ पे आपका Fe भी है प्लस, ओके, SO4 है माइनस। तो Cu क्या करेगा, FeSO4 जो है इसके साथ रिएक्ट होगा, माइनस और प्लस रिएक्ट होंगे एक दूसरे के साथ, यहाँ पे बनेगा FeSO4, ओके, और Cu अलग पड़ जाएगा, ओके, क्योंकि Cu है लेस रिएक्टिव, आयन है मोर रिएक्टिव। लाइकवाइज फॉर योर लेड ऑल्सो, यहाँ पे जो लेड है स्टूडेंट्स ये भी सेम वे में रिएक्ट करेगा। आपका लेड जो रहेगा, एक मिनट, आई जस्ट जूम इट, ये ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है?
ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स पीबी आपका प्लस चार्ज वाला होगा, यहाँ पे सीयू प्लस चार्ज वाला है, SO4 माइनस है, तो पीबी सीयू SO4 का बॉन्ड ब्रेक करेगा और SO4 के साथ रिएक्ट होके बनेगा PbSO4, पीबी मतलब लेड, ओके, और सीयू को आइसोलेट कर देगा। समझा एवरीबडी? क्लियर विद दिस? ओके, अभी हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने अभी क्या पढ़ा था? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी सीन इन इक्वेशन 9 दैट व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म। लेट अस गो टू आवर इक्वेशन 9। कहाँ गया? ढूंढो उसे, उसकी अभी जरूरत है, बहुत पीछे है। ओके, आ गए हम इक्वेशन 9 पे ऑलमोस्ट, ये रहा। ओके, यहाँ पे आपको इक्वेशन 9 में दिखाई दिया है, देयर इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये व्हाइट कलर का पीपीटी डाउन, मतलब ये पीपीटी सॉरी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है, मतलब नीचे बेस में सेटल हो गया है। ठीक है, लेट अस गो टू आवर दिस पार्ट अगेन, डबल डिकम्पोजिशन। ओके, अब यहाँ पे क्या बताया गया है? by an exchange of silver and sodium ions present in the reactants. अब the reaction in which the ions in the reactants are exchanged to form a precipitate are called as double displacement reactions. Double displacement का मतलब है आपके रिएक्शन में जो आयंस है उसका precipitate बन गया, they are exchanged to form precipitate, तो उसे हम कहेंगे double displacement reaction. Okay, when we recall our activity number 3 in which we have added potassium chromate solution into barium sulfate, दोनों को ऐड किया था, तो तभी हमें प्रेसिपिटेट मिला था। तो जो जो रिएक्शन में स्टूडेंट्स आपको डाउन एरो मिलेगा अलोंग विद द प्रेसिपिटेट, वी विल कॉल इट एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब एक दूसरे की जगह तो चेंज कर रहे हैं, साथ में प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स इजी टू अंडरस्टैंड? जहां पे आपको डाउन एरो दिख गया, दैट इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर विद दिस? डन? यस, नो, अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, कुछ तो बोलो। यस, ओके। अब आते हैं हम हीटेड टेस्ट ट्यूब की बारी। जब भी हमारी टेस्ट ट्यूब हीट होती थी रिएक्शन के बीच में, पता है कोई ना कोई रिएक्शन होता था, लाइक AB, इसमें बनता था A+B और प्लस हीट होती थी आपकी टेस्ट ट्यूब, पता है लास्ट में हीट करके वर्ड आता था। okay? अब ये हीट क्या होती है, तो इसके बारे में अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये जो हीट होती है स्टूडेंट्स, ये आइदर आप एब्जॉर्ब होती है टेस्ट ट्यूब के अंदर, जब भी बर्नर देते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होगी, या फिर कोई कोई रिएक्शन में विदाउट बर्नर हीट होने लगेगी टेस्ट ट्यूब रिएक्शन के बाद। ओके, कभी कभी हम जब बर्नर अप्लाई करते हैं, मैंने उल्टा ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, सॉरी। आइदर हम जब बर्नर अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम इसको हीट, इसको बाहरी हीट दे रहे हैं रिएक्शन को फॉर्म होने के लिए, तो हीट इस तरह से दी जाएगी। या फिर आपकी सेकेंड ऑप्शन क्या रहेगा, आपका हीट जनरेट होगी बिना हीट अप्लाई किए। सो ये दो ऑप्शंस होते हैं। तो इन दो चीजों में क्या होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। थर्मिक का मतलब सभी को पता है हीट, थर्मिक इज नथिंग बट हीट। एंडो क्या होता है, एक्सो क्या होता है, दैट वी विल लर्न नाउ। ओके, सो हीट इज अब्सॉर्ब्ड एंड गिवन अवे इन वेरियस प्रोसेस एंड रिएक्शंस। हीट क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है और गिवन अवे, बहुत सारे प्रोसेस और बहुत सारे रिएक्शंस में ये फॉलो होता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस and reactants, the process is classified into endothermic or exothermic. Now what is endothermic? In endothermic students क्या होता है, heat from outside is absorbed during some physical changes. Okay, तो बहुत सारे जो physical changes होते हैं students, उसमें हमारे एटमॉस्फेयर से जो हीट प्रेजेंट होती है वो एब्जॉर्ब होती है। ओके, और इस फिजिकल चेंजेस में स्टूडेंट्स आपकी जो एटमॉस्फेरिक हीट होती है वो पार्टिसिपेट करती है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को निकाल के बाहर रख दो, एटमॉस्फेयर की हीट की वजह से वो मेल्ट होने लगेगा।
डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर। अब पोटेशियम नाइट्रेट को पानी में रख दो, थोड़े टाइम के बाद एटमॉस्फेयर की हीट लेके वो डिसॉल्व होने लगेगा। ओके, देयरफॉर दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट आर दिस कॉल्ड एज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब एब्जॉर्ब करना, एंडो मतलब अंदर लेना। ओके, एंडो का मतलब है इनसाइड। ओके, इनसाइड मतलब हीट को अंदर लेना, एब्जॉर्ब करना। अब अदर हैंड नेक्स्ट क्या प्रोसेस है? ऑन द अदर हैंड हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस। अब दूसरा वाला ऑपोजिट है उसका, हीट बाहर निकल जाती है, जैसे कि हमारी हीट टेस्ट ट्यूब हीट होती है या कोनिकल फ्लास्क हीट होता है लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, क्योंकि पानी में से आइस का बनना, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ओके, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो मतलब आउट, ओके, हीट को बाहर देना। आउट, जब हीट को बाहर देंगे, एक्सो करेंगे, तो हीट कम होगी और कोल्डनेस बढ़ेगा, उसकी प्रोसेस से ये आइस फॉर्मेशन होता है। ओके, so heat is liberated or heat is given out in the process of dilution of concentrated sulfuric acid with water. Very large amount of heat is liberated. जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के साथ मिक्स करते हैं, बहुत बड़ा कप, बहुत स्लोली मिक्स करना पड़ता है। ओके, अदरवाइज एक ब्लास्ट भी हो सकता है। ओके, क्योंकि बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, और इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स आपका जो कंटेनर है वो हीट भी होने लगता है। Okay, so this is another example. Very large amount of heat is liberated. As a result, water gets evaporated instantaneously if it is poured into the concentrated sulfuric acid, which may cause an accident. As I told you, explosion हो सकता है. Okay, so to avoid this, the required amount of water is taken in a glass container, and small quantity of concentrated sulfuric acid at a time is added with stirring. ओके, तो ड्रॉपर से हम थोड़ा थोड़ा करके सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, और जैसे ऐड करते हैं उसको स्टर करते जाते हैं ताकि साइमल्टेनियसली मिक्स भी हो जाए। देयरफॉर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड एट दैट टाइम, और उसी टाइम पे आपका ग्लास का जो फ्लास्क है, ओके, या फिर आपका जो ग्लास का कंटेनर है वो हीट होगा, लेकिन इतना हीट नहीं होगा कि ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, so I hope this part is clear with everybody. What is endothermic process and what is exothermic process? Everyone clear with this? Any doubts? I want answer from everyone. कोई चुप नहीं बैठेगा। Okay, no doubts. All right, great. ठीक है, so now I'll ask you, this double displacement reaction में क्या होता है? Answer me, students. Then I'll go to next part. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? पुट डाउन योर आंसर्स इन चैट बॉक्स स्टूडेंट्स। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? This data is not in my book. Q? Why? But just now you have learned ना कादम्बरी, अभी तो पढ़ाया मैंने। So उसमें उसी में से बता दो। जो अभी देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? अदर्स स्टूडेंट्स, हाउ कम योर थर्ड लेसन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? Now you're telling बच्चा कादम्बरी, you should have told me first ना, before only you should have told me. One moment. Okay, anyways students, चलो। Okay, yeah, nobody, double displacement reaction में क्या होता है? No one, not a single student. कादम्बरी है, वेदांत है, आयुष है, वैष्णवी है, विनीत, yes students, no one.
Nobody understood that means? Come on, quick students, we are spending a lot of time on this. Revision करा के भी नहीं है. Okay, I'll move ahead. ठीक है. Nobody, no? Fine then. I'll go with my process. To carry out endothermic and exothermic process, we have this apparatus, chemicals, and we have one procedure. Now, how to carry out an endothermic and exothermic process? Students, and just आप लोगों ने आज आंसर नहीं किया है ना? This will go to ma'am. I'm going to raise this issue with Vaishali ma'am. Okay, ठीक है. To carry out endothermic and exothermic process, apparatus is required: 2 plastic bottles, measuring cylinder, and thermometer. Okay, what are the chemicals required? यहाँ पे chemical की क्या जरूरत है? पोटेशियम नाइट्रेट की जरूरत है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर, और भी कोई केमिकल्स लगेंगे वैसे यूज करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, दिस शुड नॉट बी डन एट होम, एब्सोल्युटली नो. ओके, आप इस रिएक्शन से रिलेटेड वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं. ओके, यू कैन सिंपली कॉपी दिस टॉपिक एंड यू कैन वॉच वीडियोज ऑन द यूट्यूब. ओके, सो यहाँ पे हम ये अपैरेटस और ये केमिकल्स यूज करके इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे. प्रोसीजर क्या है? आपको 100 ml पानी जो है दोनों प्लास्टिक बॉटल में फिल करना है. 100 ml प्लास्टिक बॉटल ए में फिल करना है, 100 ml प्लास्टिक बॉटल बी में फिल करना है. ओके, प्लास्टिक बीइंग इंसुलेटेड ऑफ हीट. प्लास्टिक हमें पता है बैड कंडक्टर होता है, तो इट इज बीइंग insulator is bad conductor. Okay, so the dissipation of heat can be prevented. That means हीट को बाहर आने से या हीट को हम ज्यादा ये होने से रोक सकते हैं. दैट इज द रीजन हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमको टेम्परेचर नोट करना है ऑफ वाटर इन बोथ द बॉटल्स. थर्मामीटर के हेल्प से हमको दोनों बॉटल में टेम्परेचर पानी का नोट करना है. ये करने के बाद हम क्या करेंगे? 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इन द बॉटल एंड शेक वेल. ओके, तो हम इसे बॉटल में डाल के उसको मस्त से शेक करेंगे जब तक ये पानी के साथ अच्छे से मिक्स ना हो. नोट द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म. नाउ पुट 5 grams ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अदर बॉटल. यहाँ पे आपको KNO3 डालना है फर्स्ट बॉटल में, सेकेंड बॉटल में आपको NaOH डालना है. ठीक है, दोनों भी 5-5 ग्राम डालने हैं. ये भी 5 ग्राम जाएगा, ये भी 5 ग्राम जाएगा. अगेन इसको भी बॉटल को शेक करना है और आपको इसका टेम्परेचर थर्मामीटर से नोट करना है. पहले हम बॉटल ए का टेम्परेचर नोट करेंगे, सेकेंड टाइम हम बॉटल बी का टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे. अभी क्या देखा जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे इन फर्स्ट बॉटल द प्रोसेस ऑफ डिसोलेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टुक प्लेस. जब हमने शेकी किया यहाँ पे, तो आपके 1 मोमेंट, ओके, सो जब भी हमने यहाँ पे शेकी किया, मतलब उसको अच्छे से मिक्स किया. ओके, सो यहाँ पे आपका पहले बॉटल में आप देखोगे कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो डिसॉल्व हो गया. ओके, व्हाइल इन सेकेंड बॉटल द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टुक प्लेस. ओके, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो गया, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो गया. As per your observation, which one is exothermic process and which one was endothermic process? तो आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इन दोनों में से कौन सा एक्सोथर्मिक था और कौन सा एंडोथर्मिक था? ओके, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स इज एब्सॉर्ब्ड. ओके, सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब हुई थी एंड देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन वाज लेस. तो KNO3 इस बॉटल का जो टेम्परेचर था वो लेस था. ओके, और यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसमें सराउंडिंग की हीट इन्वॉल्व है, मतलब आजू बाजू की सराउंडिंग से ये हीट एब्सॉर्ब कर ली गई थी. द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक. तो हमारा ये जो था KNO3 वाला वो था एंडोथर्मिक. ओके, हाउएवर, okay, when solid NaOH is dissolved in water, heat is given out. यहाँ पे हमारा
NaOH डिसॉल्व हो गया, तो ये इसमें हीट बाहर निकली। जब ये हीट बाहर निकली, मतलब अंदर से बाहर निकली, तो इसे हमने कैटेगराइज किया एक्सोथर्मिक, क्योंकि आपकी टेस्ट ट्यूब या सिलेंडर जो है वो हीट हो गया था। ठीक है, तो हमने इसे कैटेगराइज किया एक्सोथर्मिक। तो आपका KNO3 वाला था एंडोथर्मिक, और आपका जो ये वाला था वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड अबाउट दिस एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। यस, नो स्टूडेंट्स? यस, यस, ओके। नाउ कमिंग टू योर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, हम रिएक्शंस की बात करेंगे यहाँ पे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। ओके, हीट एक्सचेंज होती है इन केमिकल रिएक्शन। ओके, जैसे कि हमने प्रोसेसेस देखे, आपके रिएक्शंस में भी हीट एक्सचेंज होती है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू सम केमिकल रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक व्हाइल सम आर एंडोथर्मिक। कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक जो हीट ये कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या कोई जो रिएक्शंस होते हैं वो हीट को बाहर फेंकते हैं, जिससे हमें कंटेनर से पता चलता है कि ये इसमें तो बहुत सारी हीट जनरेट हुई है, तो दे आर एक्सोथर्मिक। ठीक है, now during exothermic chemical reactions heat is given away when reactants are transformed into product। कभी होती है ये हीट की एक्सचेंज जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं, तभी हमें एंडोथर्मिक ये जो प्रोसेस है इसमें हीट जनरेट होती है। While during endothermic chemical reaction, heat is either absorbed from the surrounding or has to be supplied continuously from outside। जैसे हम ये ट्रायंगल अप्लाई करते हैं, ये हमारा होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, और जो हीट यहाँ पे बनती है ऐसी वाली, ये हमारी होगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एवरीबडी अंडरस्टूड? क्लियर विद दिस? यस, यस, नो, नो, यस, से समथिंग। यस, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट विल गिव यू CaO प्लस CO2। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल है आपका यही वाला CaO वापस यहाँ पे लिया, इसको हमने पानी के साथ मिक्स कर दिया, तो हमें मिला CaOH, जो कि एक्वियस सोल्यूशन प्लस हीट हो गई हमारी टेस्ट ट्यूब या हमारा कोनिकल फ्लास्क जो भी था। ओके, तो जहाँ पे हमने इसको एक्सटर्नल हीट दे दी, यहाँ पे हीट अप्लाई कर दी इसके ऊपर, तो ये बन गया एंडोथर्मिक। और जहाँ पे आपकी हीट एक्सचेंज हो गई, बाहर निकल गई, ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आई होप दिस process is clear with everybody. No doubt? Everyone give me thumbs up. यहाँ पे दो ही स्टूडेंट है क्या? आयुष और वेदांत और कादम्बरी, बाकी कोई नहीं है? डाउट्स भी इन्हीं को होते हैं और थम्स अप भी यही देते हैं। What about Vaishnavi? Where is she? She is not replying me since beginning of the session. Okay, I'll repeat again. Students, एंडोथर्मिक, अभी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस सभी को समझ आया। इसमें एंडो में क्या होती है, हीट इनसाइड में ली जाती है, एक्सो में हीट बाहर दी जाती है। आइदर ये सराउंडिंग की हीट लेंगे या फिर हमने जो एक्सटर्नली हीट अप्लाई की है वो लेंगे। ओके, और एक्सो में क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्सो में आपका, एक सेकेंड ना स्टूडेंट्स, 1 मोमेंट, प्लीज होल्ड ऑन 1 मोमेंट। ओके, या सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा? वेयर वाज आई? Just give me a moment, please. Just give me a moment. Vedant, even your textbook is not there. Students, are you there in 9th standard WhatsApp group? No, there is WhatsApp group of 9th standard है क्या?
स्टूडेंट यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर नो बिफोर बिगिनिंग द चैप्टर. पूरा चैप्टर पढ़ा, पूरा चैप्टर स्टार्ट किया, नाउ यू आर टेलिंग मी. आपको पहले बता देना चाहिए था ना बच्चा. नाउ व्हाट टू डू? व्हाट टू डू स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आपको पहले बता देना चाहिए. ओके, नाउ लेट मी कंप्लीट दिस पार्ट. नेम ऑफ द चैप्टर केमिकल, दिस केमिकल प्रोसेस एंड केमिकल, ये अरे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 3. All right, I'll just stop sharing my screen. Students, am I audible? Okay, one moment. Thank you, Vedant. I'm so sorry. I'm so sorry. One moment. Just hold on. One moment. Where were we last time? हमने क्या किया था last time? Yes, students. क्या किया था हमने last time? One moment, students. Just hold on. I'll just take you to next part. Okay, there we go. I'll share my textbook. Okay, fine. Thank you for that. Okay. I'm so sorry, students. It was my mistake. I'm so sorry. Sharing my screen again. All right. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, हमारा वो वाला चैप्टर हो गया था. हमने स्टार्ट किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. Is my screen shared? Can you see, students? One moment. What can you see? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है इसमें? You can see 9th standard textbook. Yes. 9th है ना? एक मिनट रुको. Wait. Okay. चलो then. ठीक है. Coming back here. There you go. So measurement of matter. हमने ये पार्ट किया था लास्ट टाइम. स्टूडेंट्स, गिव मी आंसर नाउ. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. यस स्टूडेंट्स, क्या हमने ये पार्ट किया था? यस और नो?
Students, am I audible to you? Ayush, you can put that in the chat box. Please add in the chat box. Yes. Okay, what have we done? No, ma'am, we have to start the lesson. Okay, chalo. So, students, we will start with a new lesson, measurement of matter. Okay. Now, here, laws of chemical combination. We are going to study these topics here. Laws of chemical combination, atom shape, mass, valency, molecular mass and concept of mole, and radicals. Okay. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन कौन से लॉज इन्वॉल्व होते हैं तो वो हम देखेंगे. ठीक है. सो बिफोर बिगिनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी को डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पता है जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी. एटम. ओके. एटम का इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है. So students, I'll just draw a small diagram over here. Just let me know the parts. Now what are there? यहाँ पे कुछ है गोल गोल. Okay. Suppose यहाँ पे normally 2 ही होते हैं. We will not draw 3 or 4. I'll draw something for you. So I'll take help of this. ये center part है. यहाँ पे एक ring है. यहाँ पे 2 गोले हैं. Okay. यहाँ पे एक 2 चीजें होती है यहाँ पे, तो वो क्या होती है? यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स. एड योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. ये जो रिवॉल्व हो रहा है बाहर वो क्या है और सेंटर में क्या होता है और इसको क्या बोलते हैं. ओके. फर्स्ट यू राइट डाउन फॉर द आउटसाइड पार्ट. व्हाट इज दिस एंड व्हाट आर दिस 2 सर्कल्स कॉल्ड एट. व्हाट इट इज कॉल्ड एज. एवरीवन, आपने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के टाइम पे पढ़ा था, लास्ट ईयर पढ़ा था आपने 8th स्टैंडर्ड में. No, students, these are called as electrons. 3 अलग अलग components होते हैं ना, which are negatively charged. Then in center there are protons. These are positively charged. Okay. And और क्या है जो बचा हुआ, क्या है students? What is the last part which is left? Neutrons, which is no charge, zero charge, neutrally charged. Okay. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके क्या क्या होंगे, आपके एटॉम की सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? दीज आर योर इलेक्ट्रॉन्स. सेंटर में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के बनते हैं आपका न्यूक्लियस. ओके. आपका न्यूक्लियस बनता है कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. हालांकि इलेक्ट्रॉन्स का नेग्लिजिबल चार्ज या नेग्लिजिबल ये होता है तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के न्यूक्लियस बनते हैं. ठीक है. इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट. जहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट. एवरीबडी क्लियर विद दिस स्टूडेंट्स? ये पार्ट सभी को क्लियर है? कैन वी गो टू नेक्स्ट पार्ट? यस. ओके. ओके. नाउ कमिंग टू योर डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी. ओके. उसमें हमने देखा था हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म, कैसे एक को मिला के 2 कंपाउंड्स बनते हैं. अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कैसे किस किस अलग अलग तरीके से कंपाउंड बनते हैं. राइट. ओके. दैट वाज नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस बट स्टिल वी हैव सीन. राइट. अलग अलग तरीके से कंपाउंड्स बनते हैं. नाउ व्हाट आर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ सॉल्ट, ये भी देखा था हमने. स्लेट लाइम क्या होता है, वाटर, लाइमस्टोन, ये सारी चीजें हमने अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हमने पढ़े थे. Now in your previous standard we have learnt that compounds are formed by chemical combination of elements. Okay. कभी फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स? आपके केमिकल कॉम्बिनेशन जब होते हैं एलिमेंट्स में तभी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. अभी थोड़ी देर पहले भी हमने यही देखा था. करेक्ट. ओके. जब भी हम कोई और पोर्शन पढ़ रहे थे. तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है और आपके नए नए कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. जहाँ पे आपके एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऐड हो गए तो समझ लेना है आपको कंपाउंड फॉर्म हो गया.
we have also learned an important principle of Dalton's atomic theory is that molecules of compound are formed by joining atoms of different elements. तो कभी molecules form होते हैं students जब अलग अलग elements के atoms join किए जाए तब आपके molecules form होते हैं. Okay, so now we will start with the first law that is called as law of chemical combination. ये law क्या बोलता है, इसमें क्या specificity है? ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें क्या बताता है? द कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज. जब भी केमिकल चेंज होता है तो सब्सटेंस पूरा का पूरा चेंज हो जाता है. जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, A प्लस बी हो गया. ठीक है, जब A और B ऐड होते हैं तो पूरा का पूरा नया सब्सटेंस बनता है जो कि A B है. ओके, A और B को मिला के है, तो ये पूरा का पूरा अंदर का उसका कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज होगा. The fundamental experiment in this regard were performed by scientists in 18th and 19th century. Okay, 18 और 19th century में काफी सारे साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट करके ये फाइंड आउट किया था कि क्या चेंजेस होते हैं. While doing this, they measured accurately the substance used and formed. तो इसमें कौन कौन से सब्सटेंस यूज किए हैं और किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा बारीकी से स्टडी किया, बहुत ज्यादा एक्यूरेट उनको इन्फॉर्मेशन मिली. The scientists Dalton, Thomson and Rutherford. Okay, आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रही हूँ आज. आपको डेल्टन, थॉमसन और रुदरफोर्ड के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये तीनों कौन थे और तीनों कैसे इंटर रिलेटेड है? किसी को पता है तीनों कैसे इंटर रिलेटेड है? एनीबडी नोस? यस स्टूडेंट्स, एनीवन? ये आपका आज का होमवर्क है. ठीक है, आपको गूगल पे जाके फाइंड आउट करना है हाउ थॉमसन इज रिलेटेड टू डेल्टन, रुदरफोर्ड इज रिलेटेड टू डेल्टन, डेल्टन इज रिलेटेड टू ऑल बोथ ऑफ देम. ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है इन तीनों की एक दूसरे के साथ. और तीनों ने, आपको हिंट दे देती हूँ, तीनों ने एक ही प्रोजेक्ट पे काम किया है साथ में. ओके, साथ में मतलब वही प्रोजेक्ट को उन्होंने कंटिन्यूएशन में किया है. सो हियर वी गो, studied the structure of substance and atom and thus discovered the laws of chemical combination. As I have given you hint, इन तीनों ने structure of substance पे काम किया और इन्होंने law of chemical combination भी discover किए, अलग अलग laws मिले हैं. अब क्या होगा students? Scientists could then write the molecular formula of various compounds on the basis of Dalton atomic theory and laws of chemical combination. Here we shall verify the laws of chemical combination by means of unknown molecular formula. यहाँ पे हम एक unknown molecular formula लेंगे और उसी हिसाब से हम chemical combination को verify करेंगे. Okay, students, am I going correct now? No queries, I guess. Everybody is getting on their page. Yes, students. Okay. Now we will come to next part. यहाँ पे दो एक्टिविटीज है. एक एक्टिविटी में हमने 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड लिया इन लार्ज कोनिकल फ्लास्क और उसमें 18 ग्राम पानी डाला और हमें ऑब्जर्व करना है. नाउ सेकंड में क्या है? टेक अ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है. ओके, कोनिकल फ्लास्क में ले लो और उसमें क्या करो, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन ऐड कर दो टेस्ट ट्यूब के साथ. ओके, आपको इन दोनों को मिक्स नहीं करना है, आपको टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है और इसको कैल्शियम ऑक्साइड को कोनिकल फ्लास्क में ऐड करना है. आपको टेस्ट ट्यूब को एक थ्रेड बांधना है और इस टेस्ट ट्यूब को है इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाल देना है, मतलब इस तरीके से डाल देना है. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी टेस्ट ट्यूब इस तरह से खड़ी रहेगी. ओके, या फिर इसके अंदर ही रहेगी टेस्ट ट्यूब, बाहर नहीं निकलेगी स्टूडेंट्स. ठीक है, इस तरह से इसको थ्रेड से बांध देनी है. ऊपर से अच्छे से कॉक फिट करना है ताकि ये सोल्यूशन बाहर ना निकले और उसके बाद इसको सील करके एयर टाइट रबर कॉक के साथ आपको वेइंग बैलेंस पे वे करना है. ओके, नाउ टिल्ट द कोनिकल फ्लास्क. आपको कोनिकल फ्लास्क को टिल्ट करना है सो दैट ये सोल्यूशन और कोनिकल फ्लास्क का सोल्यूशन, ये दोनों सोल्यूशन एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए. ओके, आपकी टेस्ट ट्यूब को आप रबर थ्रेड टाई करोगे स्टूडेंट्स, उसके अंदर कॉक नहीं लगाओगे, कॉक आप पूरे कोनिकल फ्लास्क को लगाओगे. जब आप ये करते हो स्टूडेंट्स तो आपके दोनों सोल्यूशन एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं.
मिक्स होने के बाद क्या देखते हैं हम, जब पहले वे किया था तो आपका वे था 300.23 ग्राम्स। ओके, उसके बाद मिक्स करने के बाद वे किया तो आपको मिल गया 300.23 ग्राम्स, यानी कि दोनों सेम है। रिएक्टेंट का वेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट का वेट, करेक्ट। ओके, तो इससे हमें एक लॉ पता चलता है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या एक्सप्लेन करता है, रिएक्शन हो या प्रोडक्ट हो, इन दोनों का वेट सेम रहेगा। आपका मैटर कंजर्व होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भले ही जाता है, यहाँ पे कलर चेंज होगा लेकिन आपका वेट उतना का उतना रहेगा। ओके, दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पार्ट? एवरीवन अंडरस्टूड? इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अब एग्जैक्टली ये लॉ क्या बोलता है, law of conservation matter states in above activities the mass of original matter यानी कि ये वाला and the mass of matter newly formed as a result of chemical change यानी कि ये वाला are equal. Okay, in 1785 the French scientist Anthony Lavoisier inferred from this research that there is no rise or drop in the weight of the matter during chemical reaction. ओके, ना ये इसका वेट बढ़ा ना इसका वेट कम हो गया, दोनों का वेट सेम रहा, सिर्फ इसका केमिकल का ये जो था कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, ठीक है, कलर चेंज हो गया। इन केमिकल रिएक्शन द टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट्स इज सेम एज द टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस मच? यस, ओके। स्टूडेंट्स, विशाल अभी की क्लास से है ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन? यस, ओके, आई एम मिसिंग विशाल। आई थिंक मैंने ये पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट्स, आई थिंक सो। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन उन्होंने बताया था विशाल ने कि ये वाला पार्ट नहीं है आपको, दिस इज ओमिटेड फ्रॉम द सिलेबस फॉर दिस ईयर। नाउ स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बताता है, अब यहाँ पे दिस वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, दिस इज अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। In law of constant proportion, which was again given by a French scientist in 1794, J.L. Proust. Okay, J.L. Proust ने क्या बोला था, that the law of constant proportion उन्होंने किस तरह से दिया था, proportion by weight of the constituent elements in various samples of a compound is fixed. Okay, इसका मतलब ये है हर कंपाउंड में इसका कॉम्बिनेशन जो है वो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, उसका रेशियो जो है स्टूडेंट्स वो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। सो द प्रोपोर्शन बाय द वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन वेरियस सैंपल ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। अगर आपका एलिमेंट ए है और आपका एलिमेंट बी है, इन दोनों को ऐड करके बन गया ए बी, ठीक है, और आपका एलिमेंट ए का मास 5 है, एलिमेंट बी का मास, सॉरी, एलिमेंट बी का मास भी 5 है, ठीक है, और इसका कॉम्बिनेशन करके बन गया 10, तो ये आपका प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच। ओके, सो दिस वाज अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता है, उनका वेट चेंज नहीं होता है, आपका एलिमेंट और कंपाउंड्स में भी वेट चेंज नहीं होगा। नाउ कमिंग हियर, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन लिया एंड ऑक्सीजन लिया, जिसके बीच में रेशियो है 1:8। This means that 9 gram of water is formed by chemical combination of 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen. Similarly, the proportion by the weight of carbon and oxygen in carbon dioxide is 3:8. Okay, so for example 44 gram of carbon dioxide लिया और 12 gram carbon लिया, तो ये 32 gram of oxygen, so that proportion is 3:8. कैसे बन गया 3:8? कैसे बन गया? फॉर एग्जाम्पल 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है और आपके 32 ग्राम ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस में, मतलब ये पूरा का पूरा CO2,
ये मिला, ये पूरा है 44। ओके, इसमें आपका ऑक्सीजन है 32 और आपका यहाँ पे कार्बन है 12 ग्राम। तो इसमें आपका रेशो कैसे बन गया 3:8? कैन एनीबडी टेल मी? यस, 4 से इसको डिवाइड किया है। 4 3s are 12 एंड 4 8s are 32। आया 3:8 का रेशो? एवरीबडी अंडरस्टूड 3:8 का रेशो कैसे आया? 4 या 4 3s are 12 एंड 4 8s are 32। समझा रेशो कैसे आया? ओके, सो दिस इज हाउ दे हैव गॉट रेशो 3:8। ये है प्राउस्ट, ये है लेवॉइजर। So now verification of the law, I think even this is not there in your syllabus. Last time विशाल ने बताया था। Okay? हमने लास्ट टाइम ये भी स्टार्ट किया था, एटॉम साइज, मास एंड वैलेंसी। स्टूडेंट्स, आई वुड इंसिस्ट यू, आज ही आप जाके अपने प्रीवियस वीडियोस देख लो। ओके, आज ही आप जाके अपना प्रीवियस वीडियोस देखोगे एंड यू विल सी विच पार्ट इज डन, विच इज लेफ्ट। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर लॉन्ग बैक and still doing revision of this chapter. ठीक है, next time I will not do revision, will directly go on the concept. Is that clear everybody? आप एक बार जाके अपने वीडियोस देख लो बहुत अच्छे से। आज जाके सभी वीडियोस देखेंगे, ठीक है? जस्ट इन केस टीचर इज कंफ्यूज्ड या टीचर का ये हो रहा है ट्रैक मिसप्लेस, सो यू कैन टेल हर। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी इज गोइंग टू वॉच योर प्रीवियस वीडियोस। सो यहाँ पे हमने एटम का साइज, मास और वैलेंसी देख लिया था। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि एटम का जो सेंटर वाला पार्ट है न्यूक्लियस होता है। ओके, और न्यूक्लियस, ये ऐसा सेंटर वाला पार्ट न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर जो रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, इनको सबको मिला के बनता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियर के बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मेकअप न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आपके प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, आपके न्यूट्रॉन होते हैं जीरो चार्ज, मतलब न्यूट्रल चार्ज। ओके, लुक एट द इमेज। ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज, जिसमें फील्ड माइक्रोस्कोप की इमेज, जिसमें हमें एटम को अलग अलग पार्ट्स देखने मिल रहे हैं। ये जो जितने भी सारे आपको सर्कल दिख रहे हैं, सारे के सारे एटम्स है। कोई एटम छोटे हैं, कोई एटम बड़े हैं। किसी का आपको ऑर्बिट क्लियरली दिखाई दे रहा है, किसी का नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सो साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस। हमने लास्ट टाइम पीरियोडिक टेबल में जाके देखा था कैसे रेडियस हमको दिखाई देता है, बराबर। ओके, हर एक एलिमेंट्स को देखा था ना, ऊपर से नीचे रेडियस कैसे इंक्रीज होता है। ओके, द एटॉमिक रेडियस of an isolated atom is distance between nucleus of an atom and its outermost orbit। बाहरी ऑर्बिट और उसका न्यूक्लियस का डिस्टेंस होता है। एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स। ओके, हम उसको नैनोमीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं। 1/10⁹ मीटर्स इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। इतना छोटा होता है। ओके, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर्स। यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेट साइज होती है, साइज है स्टूडेंट्स एटम्स की। जैसे हाइड्रोजन एटम की 10⁻⁻10, वाटर मॉलिक्यूल की 10⁻⁹ और हीमोग्लोबिन की 10⁻8। ये साइजेस है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये भी पार्ट पढ़ा था, द एटम्स आर वेरी वेरी टाइनी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। एटम्स आर वेरी वेरी टाइनी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फील्ड माइक्रोस्कोप, आयन माइक्रोस्कोप, यही इनको डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके, इनको स्कैन कर पाते हैं एंड दे हैव कैपेसिटी टू एनलार्ज द इमेजेस ऑफ द एटम। ओके, द एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट इन द एटम। Greater the number of orbits size, the larger is the size. For example, atom of potassium is bigger than that of sodium. If two atoms have the same outermost orbit, then atom having larger number of electrons in the outermost orbit is smaller than the one having fewer electrons in the same outermost orbit. For example, आपका magnesium का
atom is smaller than sodium का atom. Okay, so students, this we have done the revision. Next time we will start with mass of an atom. Okay, अगली बार हम mass of an atom start करेंगे. हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग सबका मास है. I think ये mass of the atom भी हो चुका है. Yes students, go through the videos and let me know if this is completed. हम उसको revise करके directly next part पे जाएंगे. Is that clear? Students, you may leave the session. We'll end it here.